गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे थे, कहना चाहिए पशु प्रजनन। आज हम पढ़ेंगे प्रजनन के प्रकार। तो प्रजनन जो है दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक प्रजनन। प्राकृतिक प्रजनन मतलब जिसमें कहना चाहिए नर और मादा जो है स्वतंत्र रूप से आपस में संभोग करते हैं और नए संतति की उत्पत्ति करते हैं, ये प्राकृतिक प्रजनन है। आप लोग देखे होंगे कि गांव में एक बर्दी होता है, एक जानवरों का समूह होता है और उसमें केवल एक या दो सांड होते हैं। सांडों के बारे में वैसे कहा जाता है, आप सब जानते हैं कि अकेला सांड जो है आधे जो झुंड है के बराबर होता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक सांड जो है कम से कम 100 गायों को गर्भित कर सकती है। तो प्राकृतिक रूप से प्रजनन मतलब वही है कि पशु जो है स्वतंत्र रूप से है ना संभोग करते हैं, तो ये जो है प्राकृतिक प्रजनन कहलाता है। दूसरा है फिर कृत्रिम प्रजनन। कृत्रिम प्रजनन वह प्रजनन है जिसमें कहना चाहिए कोई विशेष उद्देश्य, विशिष्ट प्रकार के उद्देश्य या विशेष उद्देश्य के आधार पर पशुओं का चयन करके उनके मध्य प्रजनन कराया जाता है। जैसे आपको अच्छे नस्ल के पशु चाहिए तो आप अच्छे नस्ल के कहना चाहिए कोई भी सांड लेंगे, है ना, उनका आप किसी देसी गाय के साथ या अन्य कोई नस्ल के साथ संभोग कराएंगे। तो ये जो विशेष उद्देश्य को लेकर जब प्रजनन कराया जाता है तो ये क्या कहलाता है? कृत्रिम प्रजनन कहलाता है। कृत्रिम प्रजनन के कहना चाहिए अब देखिए प्रकार, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंतः प्रजनन और दूसरा है ना बाह्य प्रजनन। अंतः प्रजनन कहना चाहिए है ना वह प्रजनन है, इसमें 4 से 5 पीढ़ी तक के संबंधित नर मादाओं का संभोग होता है ना। अंतः प्रजनन 4 से 5 पीढ़ी, जैसे हो गया माता पिता उसके कहना चाहिए है नहीं, सगे भाई बहन, पिता पुत्री हो गया, माँ बेटा हो गया, ठीक है। ये 4-5 पीढ़ी तक के जो नर मादा होते हैं उनके बीच जो संभोग होता है ये समप्रजनन कहलाता है ना। समप्रजनन की परिभाषा अगर हम बात करें तो वही है बहुत ही निकट के संबंधी जो नर मादा हैं है ना आपस में पारस्परिक सहवास करते हैं, जैसे माँ बेटा, सगा भाई बहन, पिता पुत्री, ये तो है समप्रजनन के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है अंतर्वंश प्रजनन। अंतर्वंश प्रजनन में देखिएगा समप्रजनन के अलावा जो प्रजनन 4-5 पीढ़ी के संबंधित नर मादाओं में होता है, ठीक है। समप्रजनन में जो कहना चाहिए माँ बेटा, सगा भाई बहन है ना, के अलावा 4-5 पीढ़ी के संबंधित नर मादाओं में होता है, ये अंतर्वंश प्रजनन कहलाता है। जैसे चचेरा भाई, चचेरा बहन, पोता दादी, दादा पोती, ये जो है अंतर्वंश प्रजनन कहलाता है। इसके लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्वंश के लाभ में सबसे पहले पशुओं के झुंड में समानता में वृद्धि होती है। जो पशु समूह है ना उनकी समानता मतलब समान गुण वाले पशु जो हैं है ना उनके जो समूह है उनकी वृद्धि होती है। और अज्ञात पशु से शुद्ध नस्ल की उत्तम नस्ल जो है या पशु प्राप्त किया जा सकता। मान लीजिए आपके पास कोई जानवर है या पशु है जिसका वंश जो है आपको अज्ञात है, तो आप अंतर्वंश प्रजनन के द्वारा उनसे शुद्ध नस्ल के पशु जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। पशुओं के चुनाव में आसानी रहती है, फिर है ना आपको पशु चयन करना हो खरीदने में, बेचने में, तो उसके चुनाव में आपको आसानी रहती है। इसमें रक्त का सकेंद्रीकरण होता है, मतलब ब्लड जो रिलेशंस हैं है ना, ब्लड रिलेशन का सकेंद्रीकरण होता है ना, नज़दीकीकरण होता है। पशुओं में पैतृकता बढ़ती है। पैतृकता मतलब एक ही वंश है ना, एक ही कुल के पशुओं में कहना चाहिए वृद्धि होती है। और इसमें नई जाति जो है उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि हम केवल आसपास के ही नज़दीक के ही रिलेशनशिप में ही हम वृद्धि कर रहे हैं, तो नए जाति की इसमें उत्पत्ति नहीं होती है। और पशुओं के जो गुण हैं अपने ही संतान में बढ़ते हैं, मतलब दूसरे नस्ल में, दूसरे जाति में नहीं जाएंगे, केवल अपने ही जो कहना चाहिए संतान हैं, अपने ही जाति के या वंश हैं, जो उस पशु में जो गुण हैं वो अपने ही संतान में बस बढ़ेंगे, दूसरे में नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा पशुओं में के परिवार सरलता से अलग किए जा सकते हैं। आप पशु समूह से उसके उस परिवार को बिल्कुल अलग कर सकते हैं। ये फलाना नस्ल के पशु हैं, इतने सारे हैं, ऐसा करके आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये इसके लाभ हैं। जहाँ इसके लाभ हैं इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष ये है कि इसमें वृद्धि दर कम हो जाती है। लगातार हम एक ही वंश
के पशुओं के बीच जब हम सहवास कराते हैं तो कहना चाहिए उनकी वृद्धि दर जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वृद्धि दर का कम होना के कारण वही है कि लगातार आप एक ही जाति या पशु से आप वंश वृद्धि करा रहे हैं। दूसरा है उत्पादन की मात्रा और वसा प्रतिशत में भी कमी आती है। भ्रूण और बच्चों में मृत्यु दर अधिक होता है। कोई एक पशु में कोई बीमारी हो गया तो मान के चलिए, है ना, वह जो बीमारी है उस वंश में बिल्कुल बढ़ते जाएगा। रोगों का प्रभाव बहुत जल्दी होते जाता है, पशुओं की जनन क्षमता घटती जाती है और अनैच्छिक या अनुत्पादक जो पशु हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। उद्देश्य की बात करें तो अंतः प्रजनन में जनक पशुओं के अच्छे गुणों को उत्तरोत्तर वंश में बनाए रखने के लिए, जिससे वांछित पशुओं के गुण प्रत्येक दशा में अगली पीढ़ी में जाए, इसके लिए अंतः प्रजनन जो है कराया जाता है। तो ये तो था अंतः प्रजनन। इसके बाद हम बात करें अगर बाह्य प्रजनन की, है ना, तो बाह्य प्रजनन इस प्रकार के प्रजनन में असंबंधित नर मादाओं के बीच सहवास कराया जाता है। किसके बीच सहवास कराया जाता है ना, असंबंधित नर मादाओं के बीच में। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।